नमस्कार दोस्तों, DWC की IR कोर कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल और अवधारणात्मक संकल्पनाओं तक सामान्य और ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की पहुंच सुनिश्चित करना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास जो विशेषाधिकार है, यानी उनके पास जो वीटो पावर प्राप्त है उसको इस्तेमाल की जो वास्तविक प्रक्रिया उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वीटो क्या है और कौन कौन से देशों के पास ये वीटो पावर है ये तो हम सबको पता है, लेकिन वीटो का वास्तविक इस्तेमाल कैसे होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं और इसके अध्ययन के सोर्स भी कोई आसानी से अवेलेबल नहीं है। आज हम इस वीडियो में इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि ये वीटो आखिर काम कैसे करता है। क्योंकि अभी 19 अक्टूबर को ही आपने न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना ने एक बार फिर जैसे मोहम्मद के आतंकवादी को वीटो का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादी घोषित करने से रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं कर पाए क्योंकि चाइना ने उस पर वीटो कर दिया है। यानी हम देखते हैं कि भारत से जुड़ा या भारत समर्थित कोई भी प्रस्ताव हो अक्सर चीन उस पर वीटो कर देता है। तो आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये वीटो इस्तेमाल कैसे करते हैं कोई भी देश। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संस्था बनी जिसे यूएन कहा गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संस्था बनी थी यूनाइटेड लीग ऑफ नेशंस, उसकी विफलता के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के देश जागे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो और दुनिया के देश आपस में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ रह सके, लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास कर सके और जो एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान कर सके। इस उद्देश्य से एक संस्था का गठन किया जिसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, जिसकी स्थापना 1945 में की गई। यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद इसकी स्थापना की गई और इसके 6 मुख्य अंग है जिनको हम देख सकते हैं कि 6 मुख्य अंग कौन कौन से। एक तो आम सभा है इसका, और दूसरा है सुरक्षा परिषद जो आज के हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। हम सुरक्षा परिषद से जुड़ा हुआ विषय ही आज डिस्कस करेंगे। और तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। हम आज दुनिया में जितने भी सकारात्मक कार्य देख रहे हैं, यूएनओ के द्वारा जितने भी सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं वो अधिकांश इस संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं। यानी ये यूएनओ की सबसे सकारात्मक और सफल संस्था कही जा सकती है। उसके बाद न्यास परिषद जो फिलहाल बेरोजगार समझ लीजिए, क्योंकि जब से देश स्वतंत्र हुए तब से क्यों इसका मुख्य काम था देशों उपनिवेशों को आज़ाद करवाना। जब से देश स्वतंत्र हुए इसका कोई विशेष काम रह नहीं गया। और यूएन की एक महत्वपूर्ण संस्था है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था है, इसको किसी और वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और एक जो अंतिम बचता है वो सचिवालय, यानी जो कार्यकारी बॉडी है इसकी यूएनओ की, वो सचिवालय है। इसके यूएनओ के जो महासचिव होते हैं वो इसके मुखिया होते हैं। तो आज का हमारा विषय सुरक्षा परिषद से जुड़ा हुआ है। यानी सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य ये 2 भागों में विभाजित है। यानी ये 15 सदस्य है, इनमें से 5 सदस्य जिनको P5 कहते हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। P5 इनको महाशक्तियां भी कहा जाता है। ये 5 परमानेंट सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इनको पुनर्निर्वाचित कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, पुनर्निर्वाचन पर रोक नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो ये है। पहले इससे पहले कम थी, लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था है वो ये है। अब हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद आखिर काम कैसे करती है, सुरक्षा परिषद के क्या काम है और कैसे करती है, इसमें वीटो का क्या रोल है वो देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 5 परमानेंट मेंबर है, ये कौन कौन से हैं? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, उसके बाद रशिया है और चाइना है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। अब हम देख लेते हैं कि सुरक्षा परिषद के
काम क्या है और किस प्रकार से कार्य करती है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हॉर्स शू टेबल कहते हैं। शू टेबल कहते हैं। हॉर्स शू टेबल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कॉन्फ्रेंस टेबल है, जहाँ पे सदस्य देश बैठ के जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके जो आकृति है वो घोड़े के नाल की तरह है, तो इसलिए इसका हॉर्स शू टेबल कहते हैं। कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि हॉर्स शू टेबल रिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, तो वो दरअसल सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में कार्य कैसे होता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और इसमें जो भी काम आता है उसको दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी एक तो सामान्य प्रक्रियागत कार्य जिसको प्रोसीजरल वर्क के अंतर्गत रखा जाता है, प्रोसीजरल वर्क के अंतर्गत रखा जाता है सामान्य प्रक्रियागत कार्यों को, और जो भी महत्वपूर्ण विषय इसके अंतर्गत आते हैं उसको सब्सटेंटिव कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। यानी सुरक्षा परिषद के पास जो भी काम आया उसको दो वर्गों में विभाजित किया, एक प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। महत्वपूर्ण विषय इसके अंतर्गत आएंगे और जो सामान्य प्रक्रियागत काम है वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसके अंतर्गत जो भी प्रस्ताव आता है वो पास कैसे होता है, मतलब इसके अंतर्गत मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया तो इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का समर्थन चाहिए। कोई भी प्रस्ताव प्रोसीजरल के अंतर्गत आता है तो प्रोसीजरल के अंतर्गत आएगा, इसमें ये 9 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ये 9 सदस्य कोई भी सदस्य हो सकते हैं, चाहे वो ये नॉन परमानेंट मेंबर हो चाहे वो परमानेंट मेंबर हो, या फिर इनको मिला के 9 सदस्यों को कोई भी 9 यानी एनी 9 हो सकते हैं प्रोसीजरल काम के लिए। और जो सब्सटेंटिव काम है, जो महत्वपूर्ण कार्य है इसके, इसमें भी 15 में से 9 सदस्यों का समर्थन चाहिए। लेकिन इन जो 9 सदस्य है इनमें P5 शामिल होने चाहिए। यानी इस P5 में से एक भी अगर नो बोलता है और बाकी 14 सदस्य यस भी कर दे तो भी यह प्रस्ताव खारिज मान लिया जाएगा। यहाँ तक हमने समझ लिया कि 15 में से 9 सदस्य इसमें भी चाहिए, लेकिन इस 9 में ये P5 यानी ये परमानेंट 5 सदस्य चाहिए ही चाहिए। अगर इनमें से एक भी सदस्य नो बोलता है तो ये प्रस्ताव खारिज हो जाता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या आ गई कि ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी स्थिति, यानी ये वो 5 वीटोधारी नाग है, यानी ये वो चाचा ताऊ है जो किसी का रिश्ता करवा तो नहीं सकते लेकिन ये रिश्ता तोड़वा जरूर सकते हैं। और ये अपना भाई साहब चाइना जो भारत का रिश्ता तो होने ही नहीं देता है। कोई भी भारत से जुड़ा या भारत समर्थित कोई भी प्रस्ताव हो, चाइना उसमें वीटो कर ही देता है। तो यहाँ पे अब हमने ये समझ लिया प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई भी कार्य इसके अंतर्गत आया तो ही ये वीटो लगेगा, इसके अंतर्गत आया तो उस पर वीटो नहीं लगेगा। तो वीटो का यहाँ पे क्या मतलब रह गया? तो वीटो का मतलब इसलिए रह गया कि ये कोई भी काम इसके अंतर्गत आया वो प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव होगा, लेकिन ये कौन सा काम प्रोसीजरल होगा और कौन सा काम सब्सटेंटिव होगा यह तय करना भी एक काम है, और ये काम इस सब्सटेंटिव के अंतर्गत आएगा। यानी कौन सा काम प्रोसीजरल या सब्सटेंटिव के अंतर्गत आएगा तो ये काम भी, ये तय करना भी एक काम है और ये काम सब्सटेंटिव के अंतर्गत आएगा। तो यानी कि व्यवहार में यूएनएससी में आने वाला, सुरक्षा परिषद में आने वाला हर विषय वीटो के अंतर्गत आ जाता है। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें रशिया नहीं चाह रहा है कि ये मुद्दा सब्सटेंटिव के अंतर्गत आए, तो वो ये कौन सा काम है ये तय करते वक्त ही पहले ही वो ये तय कर देगा कि ये भाई ये तो प्रोसीजरल काम नहीं, ये सब्सटेंटिव काम है। इस वजह से वो पहले ही वीटो हो जाएगा उस पर। तो कोई भी सदस्य देश जो उस पर वीटो करना चाहता है वो उसको सब प्रोसीजरल काम बनने ही नहीं देगा, तो उस पर ऑटोमेटिक वीटो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया। और दुनिया में जहाँ भी कुछ न कुछ होता है, वहीं पे जहाँ पे भी सुरक्षा परिषद का काम होता है, यानी दुनिया में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो तभी सुरक्षा परिषद याद आती है। सुरक्षा परिषद में दुनिया में जहाँ भी कुछ भी गलत हो रहा है उसमें इन 5 महाशक्तियों में से किसी न किसी का स्टेक इन्वॉल्व होता है। तो ये व्यवहार में कोई भी अभी वर्तमान में इस वीटो के दुरुपयोग के कारण वर्तमान में व्यवहार में सुरक्षा परिषद कोई भी फैसला कर ही नहीं पाती। यानी यह यूएन की सबसे विवादित
ये यूएन की सबसे विवादित बॉडी बन के उभरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति महत्वपूर्ण विषय है। और वीटो पावर के कारण ये यूएन की सबसे विवादित बॉडी बनकर उभरी है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में ये यूएन बना, उस पृष्ठभूमि में वीटो पावर देना एक तरीके से अनिवार्य बन गया था। क्योंकि एक नज़र आप यूएन के इस स्थायी सदस्यों पर डाल लीजिए, इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, ये तीनों पूंजीवादी देश है जो यूएसए लेड पूंजीवादी गुट के सदस्य थे। और चाइना, जो वर्तमान में चाइना है, ये तब तक इसका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं था, ये 1971 में बना। 1971 से पहले सुरक्षा परिषद में जो चाइना की सीट थी वो ताइवान के हाथ में थी, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान जो वर्तमान में हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो 1971 तक यूएनएससी का स्थायी सदस्य था। लेकिन ये 1971 में चाइना बना, तब तक मतलब ये भी एक तरीके से देखें तो इन्हीं के गुट का सदस्य था। अब रशिया अकेला बचा जो साम्यवादी गुट का सदस्य था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई दिखी, और ऐसी पृष्ठभूमि में यह अनिवार्य कर दिया गया था कि यूएनएससी में कोई बहुमत का दुरुपयोग करते हुए कोई ऐसा प्रस्ताव, गलत प्रस्ताव पारित नहीं करवा सके। इसलिए किसी एक सदस्य को ये पावर दिया गया, किसी भी एक सदस्य को, कि वो इन बहुमत के द्वारा लिया गया कोई भी गलत फैसला हो उसको वीटो के माध्यम से रोक सके। लेकिन व्यवहार में इसके उलट हुआ। जिस प्रकार भारतीय संविधान में आर्टिकल 356 को लेकर हुआ था, जब आर्टिकल 356 शामिल किया गया, यानी तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि ये आर्टिकल आप क्यों शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार जब चाहे गुगली मारेगी और राज्य सरकारों की विकेट उखड़ जाएंगे, ये शामिल क्यों कहा गया। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि आई एम श्योर इट विल रिमेन अ डेड लेटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि मुझे ये विश्वास है कि ये भारत के संविधान में एक मृत पर्याय आर्टिकल रहेगा। लेकिन व्यवहार में इसके उलट हुआ, क्योंकि उनको क्या पता था, उनको लगा कि हमारे जैसे लोग ही आगे सत्ता में आएंगे। उनको क्या पता था कि पूरी सत्ता के सिस्टम पे कुछ लफंगे कब्जा कर लेंगे। इसी मंशा के साथ, जिस मंशा के साथ आर्टिकल 356 आया भारत के संविधान में, क्योंकि संविधान जब बना देश में विभाजन हुआ और विभाजनकारी ताकतें एक्टिव थी, तब केंद्र को यह सत्ता दी गई कि ताकि देश एकीकृत रह सके और मजबूत केंद्र का गठन किया गया, क्योंकि विभाजनकारी तत्व एक्टिव ना हो, उन पर नियंत्रण रखा जा सके। इस वजह से आर्टिकल 356 का प्रावधान किया गया था। उसी तरीके से वीटो मतलब ये बहुमत के आधार पर कोई गलत प्रस्ताव पारित ना करवा ले अपने हित में, इसको रोकने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। अब हम अगर बात करें कि इसके बाद भारत का अगर इस पे क्या पक्ष है, यानी भारत की विदेश नीति, इसके वीटो या यूएनएससी में सुधार को लेकर भारत का क्या पक्ष है। यानी भारत G4 देशों का सदस्य है। G4 देशों का सदस्य है। G4 में कौन कौन से देश शामिल है? एक जापान शामिल है, जर्मनी शामिल है और ब्राजील शामिल है, और भारत तो है ही। यानी ये G4 समूह वो समूह है जो यूएनएससी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के सबसे प्रबल दावेदार है। अगर इनमें से किसी को भी स्थायी सदस्यता मिली सुरक्षा परिषद की, तो इनको तो मिलनी चाहिए। इस G4 का स्टैंड है कि क्योंकि सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर कुछ 3 बार अब तक प्रयास, मतलब एक कमेटियों का गठन किया गया है, और तीनों ने ही नए सदस्यों के लिए वीटो पावर का प्रावधान नहीं किया है। यानी कि वो नए सदस्यों को वीटो नहीं मिलेगा। भारत भी इसके पक्ष में है कि कुछ न कुछ सुधार तो वो भारत वीटो पावर को एक सुधारों की अनिवार्य शर्त को लेकर नहीं चल रहा है। ये G4 का स्टैंड है कि यूएनएससी में सुधारों के लिए वीटो पावर कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। लेकिन अफ्रीकी संघ के जो सदस्य, जो यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने वाले हैं, अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से 2 सदस्यों को स्थायी सदस्यता देने का जो प्रस्ताव है, वो सदस्य अफ्रीकी संघ बिना वीटो पावर के इसमें सुधारों को अधूरा मानता है। इस वजह से उसका स्टैंड है कि अगर सदस्यता मिलेगी तो वीटो पावर सहित ही मिलेगी, नहीं तो सदस्य बनेंगे ही नहीं।
इस तरीके से जो प्रस्ताव है। लेकिन भारत इस वीटो को मर्यादित करने के पक्षधर है, यानी भारत ये चाहता है कि अगर वीटो पावर उनको नहीं दिया जाए तो वीटो को मर्यादित किया जाए, यानी वीटो का इस्तेमाल करने के लिए या तो आम सभा में कम से कम आधे 1/2 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, यानी कम से कम आधे सदस्यों का समर्थन हो, या फिर वीटो का इस्तेमाल करना है तो कम से कम सुरक्षा परिषद में आधे सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। नहीं तो इनके समर्थन, यानी वीटो के इस्तेमाल को मॉडरेट करने के लिए, यानी वीटो के इस्तेमाल को मर्यादित करने के लिए ये भारत का पक्ष है कि इसको मर्यादित किया जाए। इसके इस्तेमाल को अगर नए सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनको अगर वीटो पावर नहीं भी दिया जाए तो वीटो के इस्तेमाल को मर्यादित किया जाए, ताकि सुरक्षा परिषद एक अपाहिज संस्था के रूप में न टिके, बल्कि वो कुछ न कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में और सफल बॉडी के रूप में कार्य कर सके। क्योंकि यह वर्तमान परिस्थितियों में, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, लेकिन सुरक्षा परिषद कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद में इन सुधारों को किया जाना आवश्यक है। बाकी आपके जो भी सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।